मुझे नहीं समझ आ रहा है कि यह आदमी क्या बोल रहा है, शाहिस्ता उत्तेजित होकर चिल्लाई। ओम शास्त्री एक पल के लिए चुप रहा और फिर बिना किसी चेतावनी के वहां मौजूद लोगों की धारणा के विपरीत अचानक वो जाग उठा। शाहिस्ता, जो ओम शास्त्री के ज्यादा पास बैठी हुई थी, चौंक उठी और उससे दूरी बनाने की कोशिश में कुर्सी पर से गिर पड़ी। कमरे में अन्य सभी लोग भी हैरान हो गए। शाहिस्ता ने सोचा कि ये कैसे संभव है, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, यह एकदम से होश में कैसे आ गया। उनके 300 से अधिक मरीजों के अनुभव में आज तक कोई आदमी बिना शारीरिक परेशानी के इतनी जल्दी सम्मोहित निद्रा अवस्था से नहीं उठा था। डॉक्टर बत्रा भी उतने ही स्तब्ध थे। दवाओं के बारे में उनका ज्ञान ये कहता था कि मरीज को खुराक दिए जाने के 8 घंटे से पहले उसे होश नहीं आ सकता। इसने उनके द्वारा अध्ययन और अभ्यास किए सभी मापदंडों की अवहेलना कर दी थी। एलएसटी भी अपना भय छिपा नहीं पा रही थी। उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। ओम शास्त्री बिना मुक्त होने की कोशिश किए सभी को देख रहा था। उसने शांतिमय तरीके से पूछा, मैं यहाँ क्यों लाया गया हूँ? तुम लोगों को क्या चाहिए? वो निराश लग रहा था। शाहिस्ता ने उसके सवाल का उत्तर नहीं दिया। उसने डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा। ओम ने भी उनकी तरफ देखा। तुम यहाँ हो क्योंकि कुछ जवाब हैं जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस वही जानकारी जो तुम्हारे पास है। डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपने रोबीले अंदाज में जवाब दिया। कितना जानते हो मेरे बारे में? ओम ने पूछा। खैर, अभी के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कि ओम शास्त्री तुम्हारी असली पहचान नहीं है और तुम किसी बंदा बहादुर व संजय को जानते हो। ये कि विदुर और विष्णु गुप्त तुम्हारे द्वारा उपयोग किए गए अन्य 2 नकली नाम रह चुके हैं। ओम शास्त्री ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और एक दुख की लहर उसके चेहरे पर छा गई। इस समय डॉक्टर श्रीनिवासन अपना आपा खोते हुए आधिकारिक स्वर में बोले, मेरा नाम डॉक्टर श्रीनिवासन राव है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का सेवानिवृत्त वैज्ञानिक रह चुका हूँ। अब मैं इस टीम का नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप कौन हैं। ओम ने जवाब दिया। डॉक्टर बत्रा ओम को दवा से इंजेक्ट करने के लिए उसके करीब गए। ओम ने शुरू में विरोध करने का प्रयास किया और चीखते हुए बोला, मैं मिडाजोलमा, फ्लूनाइट्राजेपाम, बार्बिट्यूरेट्स और अमोबार्बिटल से 7 प्रतिरक्षित हूँ। यह आपकी सहायता ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। ये ओम के बेहोश होने से पहले आखिरी शब्द थे। उसकी तेज आवाज सुनकर 2 रक्षक उसे उसकी जगह पर थामे रखने के लिए आ गए। डॉक्टर बत्रा ने उन दवाओं के नाम सुनकर जो नार्कोटिक्स टेस्ट में प्रयोग की जाती हैं और जो उन्होंने अभी ओम शास्त्री को भी दी थी, आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्होंने कोई भाव प्रकट नहीं किया। डॉक्टर शाहिस्ता ने उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए उसकी ओर देखा। वे आराम से उसके सामने बैठी और उसकी आंखों में गहराई से देखने लगी। शाहिस्ता की सुंदर आंखों में किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित करने का जादू और शक्ति थी। वे बिना पलके झपकाए मधुर आवाज में बोलती थी। जादू जब उन्होंने ओम शास्त्री के कंधों को छुआ, वो एकदम ढीला होकर एक तरफ लुढ़क गया। डॉक्टर श्रीनिवासन के मन में वे अजीब शब्द दर्ज हो गए। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, जो ओम के लिए बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। डॉक्टर श्रीनिवासन ने आश्चर्य से सोचा, ये कैसे? क्या ये फिर से पूछताछ के लिए तैयार है? श्रीनिवासन ने पूछा। डॉक्टर बत्रा ने एक उपकरण में कुछ पढ़कर कहा, अभी नहीं सर। वो क्या बड़बड़ा रहा था? एलएसटी ने रूखी आवाज में पूछा। संस्कृत, परिमल ने कहा। परिमल 35 वर्षीय व्यक्ति था जो महाराष्ट्र के शेतफल नामक गांव से आया था। वो स्वभाव से अंतर्मुखी था। उसने भारतीय इतिहास में पीएचडी की थी। उसका अपने विषय में ज्ञान असीमित था, लेकिन अपनी बात रखने के लिए उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। उसके आत्मविश्वास में कमी का कारण था उसका हकलाना, जो उसके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाने में सबसे बड़ी बाधा था और इसलिए अक्सर उसे लोगों द्वारा नज़रअंदाज किया जाता था। उसकी चुप्पी के कारण उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं था। परिमल 6 फीट से 2 इंच छोटा था। उसकी त्वचा चिकनी थी और वो बहुत खूबसूरत था। उसने भूरे रंग की चेक की शर्ट के साथ काले रंग की जीन्स पहन रखी थी और सफ़ेद स्पोर्ट्स वाले जूते। उसकी आंखें एवं उसके बाल दोनों गहरे काले रंग के थे और बालों में तेल लगाया हुआ था। उसके भोले भाले प्रश्न और सुझावों के कारण उसे टीम में उसका मनचाहा महत्व नहीं दिया गया था। संस्कृत, इस शताब्दी में संस्कृत कौन बोलता है? एलएसडी ने उत्तेजित होकर कहा।
वह परिमल ने ओम शास्त्री की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, लेकिन आज के समय में किसके पास उसकी भाषा समझने का समय है? एलएसडी ने कहा। मेरे पास, परिमल ने फिर से उत्तर दिया। सुषेण, अभिलाष ने धीरे से अपने आप से कहा। क्या? एलएसडी ने अभिलाष की आवाज़ सुनकर पूछा। कुछ नहीं, अभिलाष अपने आप को वापस नियमित करते हुए बोला। एलएसडी ने आग्रह करते हुए कहा। नहीं, मैंने तुम्हें उस आदमी द्वारा कुछ समय पहले लिए गए नाम को दोहराते हुए सुना, अभिलाष ने जवाब दिया। सुषेण, हाँ, वही नाम। यह क्या है, बताओ मुझे, एलएसडी ने आग्रह किया। परिमल भी बातचीत में शामिल हो गया। सुषेण बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। मेरी जानकारी के अनुसार सुषेण रामायण में एक वैद्य का नाम था, जिसने भगवान श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण के लंका के युवराज मेघनाद के साथ युद्ध में घायल होने पर संजीवनी नामक जड़ी बूटी, जो बहुत मुश्किल से हिमालय पर्वत पर पाई जाती है, वह मंगवाई थी। भगवान राम ने हनुमान जी को सुषेण की सलाह के अनुसार संजीवनी बूटी लाने का आदेश दिया था। हनुमान जी हिमालय पर्वत पर पहुंचने के बाद संजीवनी बूटी एवं अन्य जड़ी बूटियों में अंतर नहीं कर पाए और इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही अपने कंधों पर उठाकर कन्याकुमारी की ओर उड़ान भरी, ताकि सुषेण खुद ही चयन कर सकें। हाँ, मैंने वो पौराणिक तस्वीर देखी है, जिसमें हनुमान जी पहाड़ को लेकर उड़ रहे हैं। क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन मुझे रामायण में सुषेण के अंत का कोई उल्लेख याद नहीं है। इस आदमी के बारे में सब कुछ असाधारण है। मैंने इससे पहले जो कुछ भी देखा है, वो इसके करीब भी नहीं था, शाहिस्ता ने कहा। वे अपने विचारों में खोई हुई थीं। अपने मन में आए विचारों को रोकते हुए वे डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर मुड़ी और विनम्रता से उनसे पूछा। सर, हमें कम से कम स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से जांच कर रहे हैं। सबने जवाब की उम्मीद करते हुए डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा। तुम यहाँ इसी काम के लिए हो, डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा, इसलिए अपने काम पर ध्यान दो और जितना हो सके उतना उससे बातें जानने की कोशिश करो, ताकि हम और अच्छे से जान सकें कि हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन शाहिस्ता को घूरते हुए बोले। उनका स्वभाव बहुत रूखा था और शाहिस्ता के चेहरे के भाव से ये लग रहा था कि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। सभी लोग काम पर वापस लग गए। परिमल डॉक्टर बत्रा की तरफ गया और चिंतित स्वर में उनसे पूछा। डॉक्टर बत्रा, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बत्रा स्पष्टतः परेशान दिख रहे थे। वे अपने आप को संभालते हुए बोले। क्या? हाँ, हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन हम यहाँ टीम की तरह काम कर रहे हैं। आपको कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? परिमल ने चिंतित स्वर में दोहराया। परिमल द्वारा दिखाई गई इस भावना से वे सहज महसूस कर रहे थे और उन्होंने उसके कान में धीरे से कहा, यह आदमी 1 घंटे के अंदर ही उठ गया। तो? परिमल को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है, डॉक्टर बत्रा ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करके कहा। संभव नहीं है? आपका क्या मतलब है? हम सबने उसे उठते हुए देखा, परिमल ने भोलेपन के साथ पूछा। वही चीज़ तो मुझे परेशान कर रही है। परिमल, उस दवा की केवल एक खुराक इंसान को 4 से 5 घंटे तक सुला देती है। क्या तुम जानते हो, पहली खुराक से वो बेहोश नहीं हुआ था। फिर मैंने उसे सामान्य से 2 गुनी खुराक दी। वो थोड़ी देर के लिए तंद्रा में आया, लेकिन फिर भी होश में था। मैंने उसे उतनी ही खुराक दोबारा दी। ऐसी खुराक एक व्यक्ति को मारने के लिए काफ़ी है। वो केवल 1 घंटे के अंदर ही फिर होश में आ गया। डॉक्टर बत्रा समझाते हुए बोले, यह मेरी जानकारी और योग्यता पर एक प्रश्न चिन्ह है। मुझे ये पता लगाना होगा कि यह कैसे हुआ, दृढ़ता से डॉक्टर बत्रा ने कहा। जो कुछ भी डॉक्टर बत्रा ने कहा वो परिमल की समझ से बाहर था, इसलिए उससे बचने के लिए उसने पूछा, क्या आपने ये डॉक्टर श्रीनिवासन को बताया? हाँ, मैंने बताया। शायद डॉक्टर श्रीनिवासन को ओम शास्त्री ऐसी चीज़ों का ज्ञान है जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जब ओम शास्त्री ने डॉक्टर श्रीनिवासन को देखा तो उसने उन्हें उनके उपनाम से पुकारा, चिन्ना। उसे कैसे पता चला? परिमल हैरान था। यही तो बात है, उसे ये सब कैसे पता हो सकता है? एक व्यक्ति जो डॉक्टर श्रीनिवासन का उपनाम जानता है और अपना खुद का नाम न जानने का दावा करता है। क्या तुम किसी मिशन पर हो? डॉक्टर शाहिस्ता दोबारा चौकस होकर बैठ गई। हाँ, ओम शास्त्री ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया।
सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। डॉक्टर श्रीनिवासन के मस्तिष्क की रेखाएं उनकी उलझन को प्रकट कर रही थीं। एक आतंकी से पूछताछ करने के बारे में सोचकर ही, जिसे इतना महत्व दिया जा रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ लोगों को इस पृथक सुविधा केंद्र में एक साथ लाया गया था, एलएसडी तनावग्रस्त हो गई। एक बार के लिए डॉक्टर शाहिस्ता भी भयभीत हो गई थी। मुझे पता था, यह एक मुसलमान है। यह एक मुसलमान जैसा दिखता भी है, गर्व से अभिलाष ने कहा। लोगों के बीच जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करने की उसकी आदत थी। शाहिस्ता ने उसे अनदेखा करते हुए आगे पूछा, तुम्हारा क्या मकसद है? छुपाना और छुपे रहना, ओम ने कहा। क्या छुपाना? मेरी वस्तुएं। तुम उन्हें कहाँ छुपाते हो? मेरी स्मृतियों में और लॉकर में। किसके लिए तुम उसकी रक्षा कर रहे हो? मानव जाति के लिए, ओम ने एक दिव्य मुस्कान के साथ कहा। बिना किसी प्रश्न के ओम ने कहा, नहीं, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। शाहिस्ता ने अपना आपा खो दिया। वे बाकी सबकी ओर मुड़ी और उन्हें एहसास हुआ कि सभी एक ही नाव में थे। डॉक्टर श्रीनिवासन किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने शाहिस्ता का चेहरा देखते ही फ़ोन रख दिया और पूछा, क्या हुआ? मेरे बिना किसी प्रश्न के ही इसने जवाब दिया। भला किसने इससे एक आतंकवादी होने के बारे में पूछा? शाहिस्ता ने हैरान और हताश होकर टीम से पूछा। लीसा सैमुएल डी कोस्टा, ओम ने जवाब दिया। मैं परिमल से उसके आतंकी होने की संभावना के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मैंने बहुत धीरे से बोला था। एलएसडी ने मानते हुए कहा। परिमल ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। उसने कैसे तुम्हें सुना और मैंने नहीं? चिंता से शाहिस्ता का चेहरा गंभीर हो गया। मैं तुम्हारे ज्यादा करीब बैठी हूँ। एलएसडी नहीं जानती थी कि उसे क्या कहना चाहिए, इसलिए वो चुप रही। दोपहर हो चुकी थी और ओम शास्त्री ने एक बार फिर से अपनी जागृत अवस्था का एहसास कराया। वीरभद्र ने अपनी घड़ी की ओर देखा, जो दोपहर के 1:45 बजा रही थी। वो गार्ड्स को देखने कमरे से बाहर गया। इस दौरान ओम ने डॉक्टर शाहिस्ता की भयभीत आंखों को देखकर ऐसे कहा, जैसे एक पिता अपनी बेटी से कह रहा हो, तुम्हें अपने उत्तर प्राप्त करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस समय तुम्हारी हिरासत में हूँ। तुम जैसे चाहो मुझसे निपट सकते हो। बिना किसी भय के आगे बढ़ो। मैं किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। शाहिस्ता को कुछ बोलते नहीं बना। डॉक्टर बत्रा कमरे के पार डॉक्टर श्रीनिवासन के पास गए और बोले, मुझे इसे जांचने के लिए आपकी अनुमति चाहिए। वे बहुत ज्यादा उत्तेजित थे। डॉक्टर श्रीनिवासन ने डॉक्टर बत्रा की सहायता करने का कष्ट नहीं किया। वे अपने काम में लगे रहे। शाहिस्ता ओम को छोड़कर बाकी लोगों के पास चली गई। हाँ, शाहिस्ता? डॉक्टर श्रीनिवासन ने उन्हें अपनी ओर आते देख पूछा। सर, मेरा सुझाव है कि हम बिना किसी ड्रग या सम्मोहन के उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, शाहिस्ता ने विनती की। डॉक्टर बत्रा को शाहिस्ता की बात हास्यास्पद लगी, लेकिन वो चुप रहे। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके शब्दों की सच्चाई की जिम्मेदारी कौन लेगा, और यह कैसे पता लगेगा कि वो सच ही बोल रहा है? डॉक्टर श्रीनिवासन ने दृढ़ता से अपनी बात कही। लेकिन इससे भी तो कुछ नहीं हो रहा है, डॉक्टर शाहिस्ता ने कहा। कृपया मुझे एक बार उसकी जांच करने दीजिए, सर। मुझे उसके खून का सैंपल चाहिए, डॉक्टर तेज ने प्रार्थना की। वो कोई परीक्षण की चीज नहीं है जिस पर तुम खोज कर सको, तेज। मैं तुम्हें इस विशेष अधिकार की अनुमति नहीं दे सकता। डॉक्टर बत्रा को केवल यही जवाब मिला। डॉक्टर बत्रा और डॉक्टर शाहिस्ता ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कह रहे हों कि हम एक ही नाव में सवार हैं। एक गहरी सांस के साथ शाहिस्ता ने कहा, ठीक है सर, तो अब हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर श्रीनिवासन के फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन को अपनी जेब से निकाला और कॉलर का नाम देखकर वो बेचैन हो गए। आप सभी थोड़ी देर आराम कीजिए और उसके बाद अगले सेशन की तैयारी करें, फ़ोन उठाने से पहले डॉक्टर श्रीनिवासन ने जल्दबाजी में कहा। वे कमरे के बाहर चले गए। डॉक्टर श्रीनिवासन के जाते ही वातावरण में कुछ सहजता आ गई। एलएसडी के चेहरे पर एकदम से एक मुस्कान आ गई थी। परिमल ने अभिलाष की ओर देखा और फिर एलएसडी की ओर। डॉक्टर बत्रा परेशान थे क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे। वैसे ही डॉक्टर शाहिस्ता की नज़र ओम शास्त्री पर थी, जो उत्सुकता से अपने आसपास की चीज़ों और लोगों को देख रहा था। जैसे ही उसने शाहिस्ता की ओर देखा,
उन्होंने अपनी नज़रें मोड़ ली। उसी समय सिक्योरिटी चीफ वीरभद्र कमरे में 2 अन्य गार्ड्स के साथ आया। वो भारी आवाज में बोला, सभी लोग कृपया इस तरफ आएं, और अपने हाथ से द्वार की ओर इशारा किया। सभी को कुछ पल का समय लगा बाहर निकलने के लिए। वीरभद्र और ओम शास्त्री को 1 घंटे के लिए कमरे में अकेले रहना था। दूसरा कमरा जांचकर्ताओं द्वारा व्यस्त था। डॉक्टर तेज अपने परिवार से अपनी मातृभाषा में बात कर रहे थे। परिमल, एलएसडी और अभिलाष आराम से लकड़ी की एक मेज के चारों ओर बैठे हुए थे। डॉक्टर शाहिस्ता ने कुछ समय के लिए अकेले रहना ही ठीक समझा। वे एक दूसरी मेज के पास बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही थीं। परिमल अपने शब्दों के साथ संघर्ष कर रहा था, एलएसडी अपने उपकरणों के साथ, और अभिलाष अपने गर्व में डूबा हुआ था। वे अपने और अपने पेशे के बारे में बात कर रहे थे। आप भी हमारे साथ आइए ना, डॉक्टर शाहिस्ता। चलिए, एक दूसरे को थोड़ा जाना जाए, एलएसडी ने डॉक्टर शाहिस्ता को आमंत्रित करते हुए कहा। जरूर, मैं 5 मिनट में आती हूँ, डॉक्टर शाहिस्ता ने कहा। चूंकि वे उन सबसे वरिष्ठ थीं, वे उनके बारे में उनकी फाइल के द्वारा सब कुछ जानती थीं। वे इन लोगों के साथ यह जानते हुए आई थीं कि उन्हें किन लोगों के साथ काम करना होगा। तो दोस्तों, आपको ये मिस्टीरियस स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।